अप्रैल 22, 2025 दोपहर थी। कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत घाटी में मौसम बिल्कुल जैसे सपनों जैसा था। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और दूर कहीं बर्फ से ढकी चोटियां। पर्यटक अपने अपने परिवारों के साथ मस्ती कर रहे थे। बच्चे घोड़ों की सवारी कर रहे थे और बड़े आराम से वहां की शांति का मजा ले रहे थे। कोई भी नहीं सोचता था कि इस खूबसूरत जगह पर कुछ ऐसा होगा जो सबके दिल दहला देगा। भारतीय नौसेना का लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी नई शादी के बाद हनीमून पर था। आईएएफ का कारपोरल तागे हेलयान अरुणाचल प्रदेश से था, जो परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। मंजुनाथ राव, जो शिवगमा कर्नाटक से आया था, अपनी वाइफ और बेटे के साथ पहली बार कश्मीर की सैर कर रहा था। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। छोटे बड़े शहरों से आए परिवार, बिजनेसमैन, स्टेट बैंक के कर्मचारी, विदेशी पर्यटक सब एक साथ इस जगह की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। पर कुछ ही पल बाद वो शांत माहौल अचानक बदल गया। घने जंगलों के बीच से एक समूह जो खाकी कैमोफ्लाज पहने था, हथियार लेकर निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल और अमेरिकन मेड कार्बाइन्स थे। ये आतंकी थे जो अचानक से वहां आए थे और उन्होंने तुरंत लोगों को अलग अलग करना शुरू किया। हिंदू या मुसलमान, ये सवाल पूछते हुए, तेरा धर्म क्या है, हिंदू या मुसलमान? हवा में एक सन्नाटा फैल गया। कुछ लोग डर के मारे छुपने लगे तो कुछ ने दिमाग लगाकर बचने की कोशिश की। कुछ महिलाओं ने अपनी बिंदी तक हटा दी ताकि अपनी पहचान छिपा सके। लेकिन आतंकवादियों का जुल्म रुकने वाला नहीं था। उन्होंने बर्बरता से कई लोगों को गोली मार दी। किसी को भी समझ तक नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मंजुनाथ की वाइफ पल्लवी बेग ने आंसू बहाते हुए आतंकवादियों से भीख मांगी, मुझे और मेरे बेटे को भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों ने कहा, नहीं, जाओ और मोदी को बताओ। वहीं एक बहादुर घुड़सवार सैयद आदिल ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। जो लोग बच गए वे घोड़ों पर घायलों को लेकर करीब 6 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगह की तरफ भागे। आतंकवादियों ने कैमरे भी लगाए थे जो उनकी क्रूर हरकतों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि इसे ऑनलाइन पोस्ट करके और ज्यादा नफरत फैलाई जा सके। शाम तक पुलिस, CRPF और सेना वहां पहुंची और आतंकवादियों के पीछे दौड़ लगाई। लेकिन आतंकवादी जंगलों में छिप गए थे, जिनके बारे में पता लगाना अब बड़ी चुनौती थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे से वापसी कर सीधे श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और सख्त कदम उठाने का वादा किया। अमित शाह भी श्रीनगर आ गए और स्थिति का जायजा लिया। इस हमले के पीछे कौन था, कैसे हुआ यह हमला और क्या सुरक्षा एजेंसियां ने कहीं कोई चूक की? ये सवाल सबके मन में थे, लेकिन जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे थे। हमले के बाद देश भर में सनसनी मची हुई थी। कश्मीर की उस खूबसूरत घाटी में हुए इस आतंकवादी हमले ने सबका दिल दहला दिया था। 25 से ज्यादा परिवार जो बस छुट्टियां मनाने आए थे, अब दर्द और खौफ में डूबे थे। सरकार ने तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को इस केस को सौंप दिया। जांच टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए, गवाहों के बयान लिए गए। हर एक एंगल से हमला कैसे हुआ उसका पता लगाने की कोशिश की गई। 23 अप्रैल को एजेंसियों ने आतंकवादियों के नाम सार्वजनिक किए। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, अबू तलहा, आदिल ठोकर और आसिफ शेख। ये सब लश्कर-ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी थे जो पाकिस्तान की मदद से भारत में घुसपैठ कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ये हमला मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसकी डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था। इन लोगों ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए कई कश्मीरी युवाओं को भड़काया था। उन्होंने खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाया जो पहले कभी आतंकवाद में शामिल नहीं थे, ताकि उनकी पहचान छुपी रहे और पता लगाना मुश्किल हो। लश्कर शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए असल में युवाओं को हथियार बांटे थे और उन्हें घातक हमलों के लिए भेजा था। उनकी रणनीति बड़ी चालाक थी। वो धीरे धीरे लोगों को भड़काते, फिर हथियार देते और हमले के बाद खुद को बीच भीड़ में छुपा लेते। इस हमले से पहले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़पें बढ़ रही थी। पिछले कुछ सालों में 144 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। इसके अलावा इस हमले का एक और बड़ा राज ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर की राजनीतिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता के जाने के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार ने देश में सत्ता संभाली, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। इसी बीच पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में निवेश को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां के आर्थिक हित प्रभावित हो। भारत की नजर में ये हमले न सिर्फ जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश थे, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक हथियार भी थे। हमले के 2 दिन पहले पाकिस्तानी ऑपरेटिव अबू मूसा ने भड़काऊ भाषण दिया था। इस भाषण में उसने कश्मीर में जिहाद जारी रखने की धमकी दी थी। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के वफादार दफन हो गए, शाम से पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी हिंसक रुख अपनाया, जो ये दिखाता है कि ये हमला कोई अचानक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सोच समझ कर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर देश लौटे और कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि भारत किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने तुरंत कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दिन रात काम किया। यही नहीं, इस हमले ने देश के अंदर भी एक नई चेतना जगाई। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और मोदी सरकार की सख्त कार्रवाई का समर्थन किया। कश्मीर में बढ़ती सुरक्षा के बीच कई सवाल अभी भी बाकी थे। क्या यह हमला खत्म हो गया? क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए और कदम उठाए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, हम सब कैसे एक साथ आकर इस जंग को खत्म कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पहलगाम अटैक की। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे हमारी भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों से सख्त बदला लिया और कैसे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।